देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये बात आज से लगभग 100 साल पहले की है, जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव, जिसमें रहने वाले लोग बड़े ही प्यार से मिलजुल कर रहते थे। उस गांव में लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं थी, इसलिए गांव काफ़ी छोटा था। वो गांव शहरों से काफ़ी दूर और वन विभाग के सरहदी इलाके में आता था, इसलिए उस गांव में ज़्यादा शहरीकरण और आधुनिकीकरण नहीं था। वहाँ के लोग काफ़ी सामान्य जीवन जीते। उस गांव में कोई व्यापारी था तो कोई आसपास के पेड़ों को काटकर अपना गुजारा करता। कोई अपने आसपास के गांव में जाकर काम करते हैं। ज़्यादातर लोगों का गुजारा खेती से होता था। ज़्यादातर गांव के अनुसार वहाँ के लोग भी सुबह जल्दी उठकर अपने कामों में चले जाते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वहाँ के लोगों को एक बूढ़ी औरत गांव के आसपास दिख रही थी। वो उस गांव की नहीं थी, इसलिए शायद वो बाहर से आकर अपना गुजारा करने आई हो, ऐसा सबने मान लिया। वो बूढ़ी औरत गांव के लोगों को धीरे धीरे हर रोज़ यहाँ वहाँ देखने लगी। कभी कुएं के पास तो कभी नदी के किनारे। कभी वो झाड़ू मारती तो कभी पंछियों को दाना डालती हुई दिखाई देती। वो गांव के एक खुले इलाके में ही रहती थी और वहीं सो जाती। उसके पास कोई घर या झोपड़ी नहीं था। वो औरत काफ़ी खराब हालत में दिखाई देती। उसका शरीर काफ़ी दुबला था। वो कमर से मुड़कर चलती। वो कभी कभी गांव के लोगों के पास से खाना मांगती तो कभी कभी करने को काम मांगती। उसके शरीर की चमड़ी अब लटकने लगी थी। चेहरे पर झुर्रियाँ भी काफ़ी थीं। वो औरत काफ़ी लाचार और बेबस दिखाई देती। इस वजह से गांव के लोगों को उस पर दया आ गई। इसलिए गांव के लोगों ने मुखिया से बात की, लेकिन गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां कोई घर बन सके। इसलिए गांव के लोगों ने गांव से थोड़ी दूर जंगल के पास एक अच्छी सी जगह पर कुटिया बना दी। साथ ही साथ गांव के किसानों ने थोड़ा थोड़ा करके अनाज भी उसको दे दिया। ऐसे करते वो अपना गुजारा करती। ऐसे ही समय बीतते गया। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस औरत को गांव के पास रह रहे 4 साल बीत चुके थे। लेकिन एक दिन अचानक गांव के जानवर एक एक करके गायब होने लगे। शुरू में तो किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी और ना ही एहसास हुआ, लेकिन थोड़े ही दिनों में उनके गायब होने की तादाद बढ़ने लग गई। गांव की भेड़ बकरियां और मुर्गियां काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गायब होने लगी। उसके बाद धीरे धीरे करके गाय और भैंसें भी गायब होने लगी। गांव वालों ने सभी जानवरों को बहुत ढूंढा। आसपास के गांवों में भी गए, यहाँ तक कि जंगल के अंदर भी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं मिला। इस वजह से गांव के अंदर अब डर का माहौल बन चुका था। सब यही सोच रहे थे कि ये कौन सी नई मुसीबत उन पर आ पड़ी है। ये मुसीबत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत थी। हकीकत में वो एक डाकिन थी जो धीरे धीरे गांव के जानवरों को खा रही थी। उसकी जीभ पर मांस का स्वाद चढ़ चुका था। अब तक वो सिर्फ जानवरों को ही खाती थी, लेकिन अब उसे इंसानी मांस खाने का विचार आया। उसने छोटे बच्चे का मांस खाना ठीक समझा। ऐसी डाकिन को महाराष्ट्र के क्षेत्र में चेटकिन के नाम से जाना पहचाना जाता है। वो जादू टोना करने में माहिर मानी जाती है। वो किसी को भी मट्टी उससे पहले वो उस पर जादू टोना करती, उसके बाद उसकी बलि देती और उसके बाद उसको खा जाती। इंसानी बलि देने का सबसे अच्छा समय पूर्णिमा का होता है, इसलिए उसने आने वाली पूर्णिमा को गांव के किसी बच्चे की बलि देने का सोचा। थोड़े दिन बाद पूनम की रात आती है। वो अपने इरादे में सफल भी हो जाती है।
वो गांव से एक बच्चे को उठाकर अपनी कुटिया में ले जाती है। लेकिन जब वो अपनी कुटिया में उस बच्चे को ले जा रहे थे, तभी एक कटियारा वहां से पेड़ काट कर गुजर रहा था। तो उसने उस औरत को बच्चे के साथ देख लिया। वो हैरान हो जाता है और उस औरत के पीछा करता है। कुटीर में पहुंचने के साथ ही चेटकिन अपने असली रूप धारण करती है, जिसे देखकर उस कटियारे की हालत खराब हो जाती है। तब उसे पता चलता है कि ये कोई औरत नहीं बल्कि डाकिन है। चेटकिन का असली रूप देखकर वो बच्चा बेहोश हो जाता है। वो उस बच्चे को एक टोकरी में रख देती है और टोकरी बंद करके अपनी साधना में लग जाती है। वो अपनी साधना में बलि देने के लिए आसपास से चीज़ें इकट्ठा करने के लिए अपनी कुटिया से बाहर आती है और फिर कहीं गायब हो जाती है। रात के समय में उसको कुटिया के बाहर जाता देख वो आदमी जल्दी से कुटिया में जाता है। वहाँ इधर उधर मांस के टुकड़े पड़े थे। जानवरों की कई सारी हड्डियाँ वहाँ मौजूद थी। सिंदूर जैसे लाल रंग से एक गोला बनाया गया था, जिसके बीच में एक खोपड़ी रखी थी। इस सब से वो व्यक्ति ध्यान हटाता है और वो टोकरी जिसमें बच्चा था वो उठाकर वहाँ से निकल जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल रहा था, तब चेटकिन उसे देख लेती है। वो उसका पीछा करती है, लेकिन वो कटियारा भागकर जैसे तैसे जंगल का विस्तार पार करता है और गांव में दाखिल होता है। वो गांव के लोगों को जोर जोर से आवाज़ देकर बुलाता है। सब लोग बाहर इकट्ठा होते हैं। वो आदमी सबको उस औरत के बारे में सच्चाई बताता है। उस बच्चे के माँ बाप बाहर आते हैं और अपने बच्चे को देख उसे गले लगा लेते हैं। साथ ही उस कटियारे का भी आभार मानते हैं। तभी गांव का मुखिया बोलता है, कहाँ है वो बुढ़िया? ऐसा सवाल करते ही वो आदमी सामने की तरफ अपनी उंगली से इशारा करता है। दूसरी तरफ खड़ी चेटकिन ये सब देख रही थी। उसने भी सबको मारने की ठान ली और अपने कदम आगे बढ़ाए। चेटकिन किसी पर हमला करे उससे पहले सब लोगों ने धारदार हथियार और दूसरी चीज़ें चेटकिन की तरफ फेंकना शुरू कर दी, लेकिन जैसे तैसे करके वो उससे बच गई। चेटकिन ने सबका ध्यान भटकाने के लिए अपनी कुटिया की तरफ भागने लगी, तो लोगों ने मशाल जलाकर उसका पीछा किया। वो शुरू में सबको मारने का प्रयास करती है, कई लोगों को अपने नाखून मारती है। उसने कई मंत्र फूका तो 2-3 आदमी लड़खड़ा कर गिर गए। उससे देखकर सब लोग डर चुके थे। तब तक एक आदमी जो इन सब बातों का जानकार था वो आगे आता है और सबको बोलता है, इसके बाल या चोटी को नष्ट कर दो, इसके बाद वो सामान्य हो जाएगी, क्योंकि एक डाकिन की शक्ति उसके बालों में होती है। उसके बाद भड़के हुए गांव वालों ने उसे बहुत प्रयास के बाद पकड़ा और जैसे तैसे करके बालों की एक लट काट दी। उसके बाद सचमुच में वो अपनी असली बुढ़िया वाले रूप में आ गई और कमज़ोर हो गई। गांव वालों ने उसकी कुटिया जला दी। उसके बाद लोगों ने वहां आना जाना बंद कर दिया। चेटकिन एक डाकिन है जो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग चेटकिन को देखने की बात करते हैं। चेटकिन का पहनावा महाराष्ट्रियन स्त्रियों के जैसा ही होता है। वो लोगों को जितनी बार भी दिखी है तो एक बुढ़िया के रूप में ही दिखी है। वो रूप बदलने में माहिर मानी जाती है। अगर वो सामान्य लोगों के साथ भी रहे तो कोई उसे आसानी से पहचान नहीं पाता। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मनोहर, आकाश, विवेक और राज चारों अच्छे दोस्त हैं। बचपन से ही चारों एक ही स्कूल में पढ़े थे और आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें दूसरे शहर में जाना पड़ा। वहाँ पर उन सब ने विरार कॉलोनी में एक किराए के घर में रहने का फैसला किया।
वो घर उनके कॉलेज के नज़दीक था। यही वजह थी कि उन्होंने उस घर को रहने के लिए चुना। मनोहर और आकाश घर के ग्राउंड फ्लोर के कमरे में रात को सोते थे और वहीं विवेक और राज पहले फ्लोर पर सोते थे। शुरू के 4 दिन गुजर जाने के बाद रात के समय खाना खाने के बाद वो चारों घर के हॉल में बैठे हुए थे। तब मनोहर और आकाश ने विवेक और राज को बताया कि रात के समय सोते वक्त उन्हें ऐसा लगता था कि कोई घर के बाहर चल रहा है। पहले तो उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन हर रोज़ ऐसा होने लगा, इसलिए डर के मारे उन्हें रात को ठीक से नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने जब ये बात विवेक और राज को बताई तो वो दोनों भी डर गए। ये सब सुनने के बाद तुरंत विवेक ने बताया कि एक दिन वो जब घर पर अकेला था और बाकी तीनों किसी न किसी काम से बाहर गए हुए थे, तब उसे ऐसा लगा कि उसके अलावा कोई और भी इस घर में है। दोपहर के वक्त वो जब किचन में से कुछ खाने के लिए लाने गया, तब उसे पीछे से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो ऐसा लगा कि एक काली परछाई पल भर में ही उस कमरे से बाहर गई। वो सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ कि विवेक को कुछ समझ में ही नहीं आया और वो डर के मारे अपनी जगह पर ही जम गया। उसने तुरंत किचन से बाहर जाकर बाकी कमरों में देखा तो कोई नहीं था। ये सारी बातें जब उसने उन सबको एक दूसरे को बताई तो वो सब भी बहुत डरे हुए थे। इन सब के बाद राज ने तुरंत मकान मालिक को फ़ोन किया और इन सब के बारे में बताया। तब मकान मालिक ने उन्हें उस घर की सच्चाई बताई। दरअसल बात सालों पहले की है। उस जगह पर एक कब्रिस्तान हुआ करता था, लेकिन मकान मालिक के पिता ने उस जगह को खरीदा और वहाँ पर एक घर बनाया। अब चूंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये घर किराए पर ही रख दिया और वो दूसरे शहर में रहने चले गए। जब भी उस घर में कोई रहने आता तो महीने भर से ज़्यादा ठहरता नहीं था। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि ये घर हॉन्टेड है, क्योंकि उस घर में रहने वाले लोगों ने भी उस घर में आत्मा को देखने और ऐसी किसी चीज़ को अनुभव करने का दावा किया था। यही वजह थी कि उस घर को कोई भी नहीं खरीदता था। मकान मालिक ने उन चारों लड़कों को घर दिखाते समय ये बात छुपाई थी, लेकिन जब उन सब ने साथ ये घटना बताई तब उसे सच बताना ही पड़ा। सब कुछ जानने के बाद उन चारों ने ये फैसला किया कि वो सब अगले दिन ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। रात के समय विवेक और राज ने भी ग्राउंड फ्लोर पर सोने का फैसला किया। वो दोनों मनोहर और आकाश के बगल वाले कमरे में सोए। बेशक वो सभी सोने चले गए, लेकिन अब उन सबको थोड़ा थोड़ा डर तो लग ही रहा था। रात को सोते वक्त राज की आंख खुली। उसने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। उसे ऐसा लग रहा था मानो कोई घर के बाहर घास पर चल रहा है। उसने इस बात को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी वो ऐसा नहीं कर पाया। उस वक्त वो अपने बिस्तर पर इतना डरा और सहमा हुआ था कि उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। थोड़ी देर बाद वो चलने की आवाज़ बंद हो गई। फिर राज ने विवेक को उठाया, जो उसके बगल में ही लेटा हुआ था। विवेक ने उसे बताया कि वो भी जाग ही रहा था और उसने भी वो चलने की आवाज़ सुनी। वो दोनों अभी बातें कर ही रहे थे कि किसी ने उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनते ही वो दोनों चौंक गए। वो दोनों ये सोच रहे थे कि दरवाजे पर कौन होगा कि बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आई, अरे जल्दी से दरवाज़ा खोलो। ये सुनते ही वो समझ गए कि यह आकाश की आवाज़ है। राज ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। सामने आकाश खड़ा था। वो बहुत परेशान लग रहा था। उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थीं और माथे पर बहता सारा पसीना आया हुआ था।
तभी राज ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? बहुत परेशान लग रहे हो। इस पर आकाश बोला, देखो हमें अभी कभी यहाँ से निकलना होगा। मगर क्यों, क्या हुआ तुम्हारे साथ? इस पर आकाश बोला, देखो अभी बताने का वक्त नहीं है, जल्दी हमें यहाँ से निकलना होगा। मनोहर ने कैब बुक कर दिया। अरे पर राज आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही आकाश अपने कमरे की ओर दौड़ा और वहाँ उसे जाता देखकर राज और विवेक भी उसके पीछे गए। उस समय उन्होंने देखा कि मनोहर अपना सारा सामान इकट्ठा कर रहा था, तो आकाश पागलों की तरह अपनी चीज़ें लेने के लिए कमरे में इधर उधर दौड़ रहा था। उसने उन दोनों को शांत किया। तभी विवेक ने कहा, आकाश अब बात क्या है? इस पर आकाश बोला, जब मैं सो रहा था तब नींद में मेरी थोड़ी सी आँख खुली और जैसे ही मेरी नज़र खिड़की पर पड़ी तो ऐसा क्या देखा तुमने? मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी है। उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थी। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट थी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं कि तभी क्या, उसी वक्त नींद में मेरा हाथ इसकी गर्दन पर लगा। डर के मारे ये चिल्लाया। मेरी नींद खुल गई। उसके बाद इसने मुझे सब कुछ बताया। पहले तो मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि इसने कोई सपना देखा है, पर फिर उसके बाद हमने किसी के चलने की आवाज़ सुनी। मैं समझ गया कि यह कोई सपना नहीं है, बल्कि वाकई में कोई बूढ़ी औरत को इसने देखा है। ये सब सुनने के बाद राज बड़ी हिम्मत करके तुरंत उस खिड़की के पास गया। वैसे तो वो डरा हुआ था, मगर उसके अंदर से ही खिड़की के बाहर नीचे ज़मीन पर देखा। खिड़की अंदर से बंद थी, लेकिन उस पर लगी कांच से बाहर का सब कुछ साफ दिख रहा था। नीचे देखने के बाद राज अपनी जगह पर किसी पुतले की तरह जम गया। तभी विवेक ने पूछा, क्या हुआ राज? देखो, अगर यहाँ पर कोई खड़ा रहा होगा तो यकीनन उसकी हाइट 8 से 10 फीट की होगी, या फिर वो हवा में उड़ रहा होगा। राज के ऐसा कहते ही वो सब बुरी तरह से डर गए। फिर उन सब ने जल्दी से अपना सामान पैक किया। फिर थोड़ी देर तक कैब आने का इंतज़ार किया। जैसे ही कैब आई, वो चारों तेज़ी से घर से बाहर दौड़े। जल्दबाजी में ही उन्होंने घर को लॉक किया और फिर बिना इधर उधर देखे सीधा कैब में जाकर बैठ गए। कभी भी वापस उस घर की तरफ पीछे देखने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन जब कैब बस निकल ही रहे थे, तब राज ने हिम्मत करके पीछे घर की तरफ देखा, तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत, जो बहुत ही अजीब दिख रहे थे, वो हाथ हिलाकर उन्हें अलविदा कह रही है।